एनडीए की जीत नहीं बता करके भारतीय जनता पार्टी की जीत बता रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी रणनीति क्या हो सकती है। इसके बाद दूसरा जो हमने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी सागर, याद कीजिए 24 तारीख अभी टाइम है, लेकिन इन 14-15 दिनों में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थिति, जबकि एनडीए में आपको पता है कि 5 लोग हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान पिछले 1.5-2 महीने से बिल्कुल चुप है। एक्टिविटी उनकी बिहार में कम हुई है, दिल्ली में ज़्यादा है। दही चूड़ा के बाद उनकी एक्टिविटी बिहार में नहीं रही है। इस बीच में विदेश भी गए हुए थे, उसके बाद सदन चलना शुरू हो गया है, इसके बाद बीच में आए थे तो हाजीपुर गए थे। इसके बाद दिल्ली चुनाव में, हालांकि मैं इस बात से इनकार करता हूं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हमारी टीम जब वहां पहुंची हुई थी तो मैंने देखा कि बुराड़ी में खुद अपने से मनोज तिवारी, जो कि सब जगह घूम घूम करके चुनाव प्रचार कर रहे थे, यहाँ तक कि उत्तराखंड से धामी को बुला करके और वहाँ चुनाव प्रचार कराया गया था, हमारी टीम वहाँ मौजूद थी। इस बात का अगर आरोप लगाती है जदयू तो ये सही नहीं है। अगर आरोप लगाती है तो इसके पीछे भी कुछ कारण निकालने होंगे। जदयू तो नहीं, लेकिन राजद के लोग। नीतीश कुमार अब इसके आगे क्या करेंगे? सीट शेयरिंग का समझौता पर आ जाइए। अब ये सबसे बड़ा समस्या है जो कि एनडीए गठबंधन में विकराल होता जा रहा है। कल मेरी बात जब हो रही थी, आरएलएम के प्रवक्ता हैं राहुल ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से खुद को, अपनी पार्टी को और एनडीए को प्रमोट किया। हर बात पर उनका जवाब बहुत ही कैलकुलेटेड था, मैं अप्रिशिएट करता हूं। तब मेरे बहुत तल्ख सवाल थे, मैं कई तर्जन किया था। 2 बड़ी पार्टियां जो 70 के आसपास थी, 66 में से 25-25 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इसके बाद उनमें से 5-5 सीटें 2 लोगों को, चिराग पासवान को और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, और 6 सीटें आरएलएम को। यानी कि सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 97 सीट होती है जनता दल यूनाइटेड को, 93 सीट इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को, 34 सीटें होती हैं चिराग पासवान को, 10 सीट होता है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, और तैयार करेंगे। यानी 122 सीट जो है 243 में से नीतीश कुमार को चाहिए। इसमें से वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना उनकी इच्छा होगी उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मना भी लेंगे और ये भी तय कर लेंगे कि भाई आगे हम बहुत कुछ आप लोगों को दे भी सकते हैं। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का भी एक दे दें, क्योंकि तब तक संभावना ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी, जो आपका हमने बताया भी था, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये चर्चा गर्म है। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की भांति आज भी चर्चा गर्म आप लेकर आए हैं। देखिए, चर्चा गर्म में आज बात होगी बिहार की। दिल्ली के बाद अब बिहार पर सबकी निगाहें तो टिक गई हैं, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज कब से होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। देखिए, 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं, और भागलपुर से ही माना जा रहा है कि चुनावी बिगुल की शुरुआत नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या उस मंच से कोई और भी बड़े ऐलान होंगे, क्या उस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तो लगातार कई बड़े नेता भागलपुर में कैंप करके उस कार्यक्रम की तैयारी में लग गए हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग वाला मैटर अभी तक कहां तक पहुंचा, क्योंकि अब तो दिल्ली खत्म हो गई, दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, भाजपा ने फतह कर ली। तो अब बिहार के फॉर्मूले पर क्या, क्योंकि बिहार का फॉर्मूला लगातार आपने देखा होगा कि अमित शाह का जो बैठक था, अमित शाह जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं संजय झा, उनके आवास पर बैठक हुई थी, और अमित शाह ने वहां पर एक फॉर्मूला सुझाया था, और एक फॉर्मूला जो है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी बताया गया था। अब वो फॉर्मूले वाला जो गेम है वो कहां तक पहुंचा है, चिराग पासवान कितने सीटों को मांग रहे हैं, कहां की सीटों को मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो क्या कुछ होने वाला है फाइनली, और कब तक होने वाला है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सीधे बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। बाबा, दिल्ली के बाद अब बिहार में सीट शेयरिंग पर सबकी निगाहें हैं, क्या लग रहा है ये सीट शेयरिंग वाला मामला जो है कहां तक पहुंचा है? देखिए सागर, हम आज जो इस विषय को लेकर के बैठे हैं, इस विषय के पीछे बहुत सारी 2-3 ऐसी बातें सामने आई हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी परेशान करने वाली हैं।
परेशान करने वाली इसलिए हैं कि याद होगा आपको कि मैं बार बार बता रहा था कि दिल्ली का जब परिणाम आएगा, दिल्ली के परिणाम आने के बाद बिहार में उसके व्यापक असर होंगे नहीं होंगे, किस तरह से एक्ट करेगी। अगर सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ, तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, अगर नहीं बनते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ये सभी बातें हम आपको बता रहे थे। और जो चीज़ें हम बता रहे थे वो लगभग अब धीरे धीरे नज़र आने लगी है। मैं पिछले 24 घंटे से 2-3 चीज़ें बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पहली तो ये कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज कितना बदला है या फिर जहाँ थे वहीं हैं। तो सबसे पहले तो उनके ट्वीट को अगर आप देखिएगा, जिस तरह से उन्होंने एक्स पे अपनी बातें लिखी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो बधाई दिया है उन्होंने बधाई दिया है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को। उन्होंने एनडीए का उसमें एक बार भी जिक्र नहीं किया है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया था कि दिल्ली में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़े, और यही कारण है कि दोनों को एक एक सीट देकर के उसने एनडीए गठबंधन का स्वरूप जो है उसे बरकरार रखा था। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, जब नीतीश कुमार उसे एनडीए की जीत नहीं बता करके भारतीय जनता पार्टी की जीत बता रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी रणनीति क्या हो सकती है। इसके बाद दूसरा जो हमने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी सागर, याद कीजिए 24 तारीख अभी टाइम है, लेकिन इन 14-15 दिनों में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी। और हम ये भी आपको बताए थे कि दोनों परिस्थिति में अगर सरकार बनती है तब भी और नहीं बनती है तब भी नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री के मंच पर जाते हैं नहीं जाते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम ये खबर कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटे पहले हमने खबर भी किया है भारत लाइव पे, 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अच्छा, वो गए हुए थे मनेर शरीफ, वहाँ जाकर चादरपोशी किया है, उसमें शामिल हुए हैं, और वहाँ उनके बॉडी लैंग्वेज और उनका जो तरीका था वो साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये फाइनल कर लिया है कि उनको आगे करना क्या है। इन सारी परिस्थितियों को आप एक जगह रख दीजिए, इस पर हम चर्चा फिर आगे करते हैं। इसके बाद हम सीधे चले आते हैं बाकी के लोगों पे। हमने अब तक चर्चा की 2 लोगों की, जबकि एनडीए में आपको पता है कि 5 लोग हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान पिछले 1.5-2 महीने से बिल्कुल चुप है, एक्टिविटी उनके बिहार में कम हुई है। दिल्ली में ज़्यादा है। दही चूड़ा के बाद उनकी एक्टिविटी बिहार में नहीं रही है। इस बीच में विदेश भी गए हुए थे, उसके बाद सदन चलना शुरू हो गया है, इसके बाद बीच में आए थे तो हाजीपुर गए थे, इसके बाद दिल्ली चुनाव में उन्होंने जम करके चुनाव प्रचार किया। लेकिन क्या इस चुनाव प्रचार में चिराग पासवान के अलावे आपने एनडीए के बाकी के जो 2 घटक दल हैं उनको कहीं देखा क्या? उनके लोगों को कहीं देखा था? नहीं देखा था। इसके पीछे का कारण नहीं देखा था तो आपने किसको किसको नहीं देखा था? तो 2 बड़े दल हैं। हाँ, दोनों गायब थे। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आई, और न ही उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम नजर आई, और तीसरा एक और शख्स नजर नहीं आया, वो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये भी बात सही बोली। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी एक जगह और नीतीश कुमार अकेले एक जगह, पूरी पार्टी नीतीश कुमार है। यानी कि इसके पीछे कुछ तो कहानी जरूर होगी। कई लोगों ने यह कहा कि नीतीश कुमार को जान करके नहीं जाने दिया गया था, जबकि आपने ही श्रवण कुमार से जब पूछा था कि नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली चुनाव प्रचार करने, तो उन्होंने कहा था कि हमसे ज्यादा है कहाँ, और ट्रेन भर भर करके जदयू के लोग गए थे हराने के लिए। हाँ जी, जी। अगर यही दम था, नीतीश कुमार के बिना आप जीत जाते तो आपको बुरारी जीतना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल जीतना चाहिए था। यानी कि ये मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अकेले जदयू हैं, तो इसमें गलत कहाँ कह रहा हूं। बिल्कुल। एक नीतीश कुमार के नहीं जाने के चलते आप चुनाव हार गए, और आप ये कह रहे थे कि उनके बराबर है कहाँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि आपका डर था, या फिर आप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में थे। ये सभी बातें हो सकती हैं। और बाबा अब तो निकल कर सामने आ रहा है ना कि भाजपा ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराया है दोनों सीटों पर। बिल्कुल। हालांकि मैं इस बात से इनकार करता हूं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हमारी टीम जब वहां पहुंची हुई थी तो मैंने देखा कि बुराड़ी में खुद अपने से मनोज तिवारी, जो कि सब जगह घूम घूम करके चुनाव प्रचार कर रहे थे,
यहाँ तक कि उत्तराखंड से धामी को बुला करके और वहाँ चुनाव प्रचार कराया गया था, हमारी टीम वहाँ मौजूद थी। इस बात का अगर आरोप लगाती है जदयू तो ये सही नहीं है। अगर आरोप लगाती है तो इसके पीछे भी कुछ कारण निकालने होंगे। जदयू तो नहीं, लेकिन राजद के लोग इसको ठीक है, राजद का काम है ये कहना। राजद के लोग गए थे क्या चुनाव प्रचार करने? इंडिया गठबंधन था ना, तेजस्वी यादव ने कहा था ना कि दोनों को समर्थन है, तो दोनों के लिए दो सीट पर जाकर प्रचार कर लेते, लेकिन भक्त तो पिटवा दिया लोगों ने। अब इस बदली हुई परिस्थिति में जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अब यहाँ से एक ही बात की चर्चा होगी पूरे 9 महीने, और हो सकता है वो जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता है। और अगर फाइनल नहीं होता है तो जैसा कि आप संभावना व्यक्त कर रहे थे, आपने खबर भी किया है कि चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। नीतीश के कहने पर भले नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहने पर हो सकते हैं वक्त से पहले। लेकिन यहाँ भी पेंच फंसा हुआ है। अच्छा, हम आपको कल बोले थे कि नो एंट्री का बोर्ड चेक करके आए हैं, हटा है कि नहीं हटा है जी तेजस्वी यादव और राबड़ी आवास के बाहर। जी, निश्चित रूप से वो नो एंट्री का बोर्ड हट गया होगा, हट गया। क्योंकि नो एंट्री का बोर्ड हटा तभी जदयू कार्यालय के बगल में जा करके और तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सब गलती भाजपा वाले की है। हाँ हाँ, चाचा आपको परेशान कर रहा है, चाचा आपको फेरा में डाल दिया, चाचा आपको जान के हरा दिया, चाचा आपको ये कर दिया। अभी आप भी बता रहे थे यही सब बात। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात तेजस्वी जी ने कही। तेजस्वी यादव ने सब कुछ तो कह दिया नीतीश कुमार को, पलटू मार हैं, ये हैं, मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। लास्ट में वो कह रहे हैं कि है तो हम लोग के गार्जियन ही ना, आदरणीय। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि नो एंट्री का बोर्ड उधर से हट गया है। जब नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में चुनाव हो जाए, लोकसभा के समय भी हो जाए, दिल्ली के साथ भी हो जाए, नहीं हुआ। तो अब नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि चुनाव हो? अब तो 9 महीना और गज के मुख्यमंत्री का लाभ उठाएंगे। अब तो कोई समस्या नहीं ना है। तो ऐसी स्थिति में अगर 6 महीना पहले भी अगर मानते 3 महीना घिंच घाच के ले जाए, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि होली के समय तक कुछ विशेष होगा, तो अगर कुछ विशेष हो जाता है तो हो ही जाएगा। नहीं होता है तो अगर सरकार गिरती भी है तो 6 महीना का समय नीतीश कुमार को मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अब इसके आगे क्या करेंगे। सीट शेयरिंग का समझौता पर आ जाइए। अब यह सबसे बड़ा समस्या है जो कि एनडीए गठबंधन में विकराल होता जा रहा है। कल मेरी बात जब हो रही थी, आरएलएम के प्रवक्ता हैं राहुल ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से खुद को, अपनी पार्टी को और एनडीए को प्रमोट किया। हर बात पर उनका जवाब बहुत ही कैलकुलेटेड था। मैं अप्रिशिएट करता हूं। तब मेरे बहुत तल्ख सवाल थे, मैं कई तल्ख सवाल उनसे पूछा। उस तल्ख सवालों का जवाब भी उन्होंने बहुत सहजता से दिया। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ये जानती है कि उसको आगे एक्ट क्या करना है, और खास करके राहुल गांधी के साथ एक ही प्लेन में आना, ये हो सकता है कि वो संदेश हो जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के मिलने के संदेश से जुड़ता हो। जी जी, ये वो भी संदेश हो सकता है कि ये गए थे जाकर के वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने, तो उस संदेश का भी एक कोई असर हो सकता है, या कोई नया संदेश देने की बात हो सकती है। या फिर आने वाले बिहार के जो चुनाव होंगे, जो सीट शेयरिंग का समझौता होगा, उसमें ऊपर नीचे क्या हो रहा है उसको लेकर के। अब हम आपको सीट शेयरिंग के समझौते की तरफ लेकर के आते हैं। तो सीट शेयरिंग के समझौते में आपको याद होगा राहुल ने एक और बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि हम लोगों ने फार्मूला तय कर लिया है। वो फार्मूला क्या है और क्या वो फार्मूला सबको मान्य है? तो फार्मूला नंबर 177, जिसकी चर्चा हम आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले कर चुके हैं जी। आपको याद होगा हमने 2-3 खबर इस पर किया था कि लोकसभा के चुनाव में 177 सीट विधानसभा की जो थी, जिस पर बढ़त प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर 30 सीटें जीत करके आई थी एनडीए गठबंधन, और बाकी की 66 सीटें महागठबंधन के को बढ़त मिली थी विधानसभा वाइज। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें 72 सीटें, 68 सीटें, 29 सीटें और 5 सीटें, और इस तरह से मिला जुला करके 77 सीटों में से 100% स्ट्राइक रेट था जदयू का। उसी से थोड़ा सा कम भारतीय जनता पार्टी का था, 68 सीटों पे वो बढ़त प्राप्त की थी। 12 विधानसभा वो लोकसभा जीत करके आए थे। इसके बाद चिराग पासवान
वो भी 5 जीत करके आए थे, तो लगभग 28-29 उनका भी था। वही स्थिति उनकी बाकी लोगों की थी। तो 77 जो 177 जो सीटें थी उसको अगर देखा जाए तो 72, 68, 29, 5 और 3 में हमने डिवाइड किया था, जिसकी जितनी सीटों पे बढ़त थी। उसके बाद हमने जो दूसरा फार्मूला जो 66 सीटें बची हुई थी उसका डिवीज़न किया था। 2 बड़ी पार्टियां जो 70 के आसपास थी, 66 में से 25-25 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इसके बाद उनमें से 5-5 सीटें 2 लोगों को, चिराग पासवान को और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, और 6 सीटें RLM को। यानी कि सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 97 सीट होती है जनता दल यूनाइटेड को, 93 सीट इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को, 34 सीटें होती हैं चिराग पासवान को, 10 सीट होता है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, और RLM को 9 सीट होता है। क्या इस पर भरोसा, इस पर विश्वास, या इस पर तैयार हो जाएंगे दोनों? चिराग पासवान तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 34 सीटें उनको मिल रही है, जो उनको चाहिए था वो उनको मिल भी रहा है। तो क्या 34 सीटें उनको देने के बाद जीतन राम मांझी 10 पर संतुष्टि करेंगे? कभी नहीं करेंगे। उसके पीछे भी आंकड़ा उनका है, और आंकड़े में संपादक नमन मिश्रा जी से जब दिल्ली में हमारी बातचीत हो रही थी और सीट शेयरिंग के समझौते और बिहार का असर हम पता करना चाह रहे थे, तो उन्होंने भी इसी मुद्दे पर गौर किया था कि बिहार में चिराग पासवान के पास एक भी किसी सदन में सदस्य नहीं है, बिहार में नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी के 4 विधानसभा में और 1 विधान परिषद में, यानी यहाँ वो मजबूत हैं। तो दिल्ली में 1 सांसद भी हैं और 1 मंत्री भी हैं, और उनके 4 सांसद भी हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों बराबर आ जाते हैं। लेकिन चूंकि 5 सांसद उनके हैं, इनका वोट बैंक बड़ा है, 7-8% का इनका वोट बैंक है, इस लिहाज से इनको कुछ ज़्यादा सीटें मिल रही, लेकिन तिगुना सीट ज़्यादा ये जीतन राम मांझी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो 20 सीट का पहले से ही ठप्पा मारे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे RLM का क्या होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा 9 सीटों पर भरोसा कर लेंगे, या उस पर वो तैयार हो जाएंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब तक जो रिकॉर्ड रहा है, उपेंद्र कुशवाहा 2015 में 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2020 में 104 सीटों पे चुनाव लड़े थे, अपना गठबंधन उन्होंने बना लिया था, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे अपने गठबंधन की तरफ से। तो ये सभी चीज़ें घुमा फिरा करके देख सुन करके अगर आप जगह पर आते हैं तो साफ लगता है कि उनको 9 सीट पर, और 9 सीट पर अगर मान भी जाते हैं तो क्या उनकी पार्टी के लोग स्वीकार करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एक बड़ा चांस है, और यही वो चांस है। 2025 का चुनाव खास करके बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक अंतिम और कहा जाए तो फाइनल चांस है, क्योंकि उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, और उससे पहले अपने आप को प्रदर्शित करना होगा, अपनी शक्ति संचित करके दिखाना होगा कि आने वाले 1 नेशन 1 इलेक्शन में एक साथ जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो आपको अपनी शक्ति के हिसाब से सीटें लेनी होगी। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अब जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अगर ये फार्मूला लागू होता है तो क्या इस फार्मूले पर नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे? लगता नहीं है कि नीतीश कुमार 100 से नीचे सीट पर स्वीकार करेंगे। तो दूसरी तरफ होगा क्या? वो चिराग पासवान को भी नहीं चाहेंगे कि 34 सीटें मिल जाए, क्योंकि अगर 34 सीटें उनको मिल जाती है और 90 से ज़्यादा सीटें भाजपा को ले लेती है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। मतलब ऐसी कोई स्थिति छोड़ेंगे नहीं बन जाए। जी, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर कहीं कुछ जोड़ घटाव होता है तो नीतीश कुमार सीधी तौर पे 121, 122 वाला फार्मूला तैयार करेंगे। यानी 122 सीट जो है 243 में से नीतीश कुमार को चाहिए, इसमें से वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना उनकी इच्छा होगी उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मना भी लेंगे, और ये भी तय कर लेंगे कि भाई आगे हम बहुत कुछ आप लोगों को दे भी सकते हैं। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का भी एक दे दें, क्योंकि तब तक संभावना ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी जो आपका हमने बताया भी था कि 5 उप मुख्यमंत्री का, 4 उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि परिस्थितियां सब कुछ निर्णय करती हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि अगर ये इस पर तैयार हो जाते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का जो समय था वो भी लगभग उस समय तक समाप्ति की तरफ आ जाएगा। कुछ समय बचा हुआ है, कुछ समय बचा रहेगा। तो ये सब मिला जुला करके घुमा फिरा करके ऐसा लगता है कि ये समीकरण 122 में से आप सीटें बांट सकते हैं, जैसा पिछली बार हुआ था कि अपने 122 सीटों में से नीतीश कुमार ने
जीतन राम मांझी को दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी को दिया था। इसमें एक और सबसे अहम बात सामने आ रही है कि वीआईपी को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है। जी बिल्कुल। तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये फार्मूला अगर सेट हो जाता है और इस पर स्वीकार कर लेते हैं सब, तो निश्चित रूप से ये गठबंधन बरकरार रह जाएगा। वरना भारतीय जनता पार्टी तो ये समझने लगी है कि नीतीश कुमार उसके लिए बोझ होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और मांझी निश्चित रूप से मुश्किल खड़ा करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक ही वोट बैंक के दलित समाज से आते हैं और ऐसी स्थिति में दोनों का ये स्थिति होगा। अब जो दिल्ली वाला जो टेलर है उसको लेकर के अगर बिहार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार कोशिश कर सकती है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है कि बचे हुए जो समय है उसमें वो डोमिनेट करे और नीतीश कुमार को थोड़ा सा पीछे करके आगे फ्रंट से लीड करने की बात करे। और जो आप बता रहे थे कि वक्त से पहले चुनाव कराने की बात करा करके नीतीश कुमार को यदि तैयार कर लेती है कि ये वक्त है, लोहा गर्म है, हथौड़ा अभी मारना है, तो ये हो सकता है कि इस पर नीतीश कुमार तैयार हो। लेकिन दूर दूर तक इस तरह का बात लगता नहीं है। नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को और 6 महीना पहले वो सत्ता सौंप दे, क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है कि बाई हुक एंड क्रूक अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता उनके हाथ से ले सकती है। अब तो उनके बेटे की भी खबरें हैं। बिल्कुल, यही मैं आ भी रहा था कि नीतीश कुमार को इस बीच में अपने बेटे को भी तैयार करना है, उनको भी राजनीतिक गुर सिखाने हैं। तो ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुशवाहा और मांझी को नीतीश कुमार अपने कोटे में रख करके ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे और इतनी सीटें देंगे कि इन लोगों को सरकार में बनाने में इन लोगों का भागीदारी अगर हो भी तो नीतीश के साथ हो, नीतीश के अलग नहीं हो। जैसा कि पिछली बार आपने देखा कि लाख कोशिश करने के बाद भी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी इधर उधर पलटी नहीं मार पाए, क्योंकि उनके विधायक ही पलटी मारना नहीं चाहते थे। ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं और इसी परिस्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान और भाजपा आपस में अगर कोई सेटिंग करके चलना चाहते हैं तो इस बात का डर भी नीतीश कुमार को सताएगा और नीतीश कुमार चाहेंगे कि ये नेक्सस जो है उसको तोड़ा जाए। इसके लिए नीतीश कुमार क्या करेंगे ये आगे देखने वाली बात है। तो बाबा, इसमें नीतीश कुमार के जो बेटे वाली कहानी है उसमें क्या लग रहा है कि कब तक वो सच्चाई के रूप में परिणत लेगी, क्योंकि जो खबरें निकल कर सामने आई है कि हरनौत से चुनाव लड़ने की भी बात चल रही है। देखिए, ये चर्चा सबसे पहले हम ही लोगों ने चलाया था। हमारी चर्चा के बाद से ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है। हमने तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए, आपको पता ही है कि यही संपादक नमन मिश्रा जी ने वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत से बातचीत किया था और उन्होंने भी इन सब बातों का, बहुत सारी बातों का खुलासा किया था। तो देखिए, है क्या ना कि परिस्थितियां जब सामान्य हो जाती हैं, अभी तो उधेड़-बुन में सब कुछ चल रहा था, 24 तारीख को प्रधानमंत्री जब आकर के यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी और जब खुल करके जब चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद से बाबा क्या सीट शेयरिंग वाला फार्मूला सामने आएगा? देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला ये लोग तो बताएगा है नहीं। सीट शेयरिंग का फार्मूला अंदर ही अंदर चलता रहेगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का फार्मूला पर संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि एनडीए गठबंधन में बड़ी भारी टूट होगी। इसलिए इसको अंतिम समय तक के लिए बचा कर रखा जाएगा, कुल्हाने का, समझाने का, मान मनोबल करने का ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मतलब है कि अभी समय लगेगा, भले ही कितने फार्मूले आपके पास आ जाएं, लेकिन अभी उसे फाइनल मत समझिएगा, क्योंकि अब तो मनाने का दौर चलेगा। और देखिए, एनडीए गठबंधन जब अंतिम छोर तक एक साथ लेकर चलना चाहते हैं सभी दलों को, तो देखिए बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये पेच लंबा चलेगा। अब लंबा चलने में कब तक चुनाव होते हैं और चुनाव से पहले कब सीट शेयरिंग होता है, वो जब भी खबर निकल कर सामने आएगी हर अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।